वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 रिलीजन एंड सोसाइटी। एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है टॉपिक्स लाइक सेकुलराइजेशन एज वेल एज सेकुलराइजेशन इन इंडियन सोसाइटी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एम.एन. श्रीनिवास. After that, we have seen the effect of secularization on Hindu society. In this lecture, we will discuss about religious revivalism, and we will connect it with the topics like religion and science, religious fundamentalism, as well as secularization. तो बात करें रिलीजन की, तो रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी हम टॉपिक कर रहे थे कवर। रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी में सेकुलराइजेशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और इस टॉपिक में हमने जाना कि कैसे रिलीजन का इन्फ्लुएंस रिड्यूस हो रहा है इन पब्लिक स्फीयर। बट इसके क्रिटिक में हमने देखा हम शायद सही से रिलीजियोसिटी मेजर ना कर पा रहे हों। इंडिविजुअल लेवल पर रिलीजन आज भी उतना ही प्रोमिनेंट है जितना कि पहले होता था। तो कहीं ना कहीं रिलीजन का इन्फ्लुएंस अगर पब्लिक लाइफ में घट भी रहा है तो शायद हम उसको या तो सही से गेज नहीं कर पा रहे हैं, ये एक लिमिटेशंस थी उसकी, या रिलीजन आज भी उतना ही प्रोमिनेंट है। इसी के कंटेक्स्ट में टॉपिक है वो है रिलीजियस रिवाइवलिज्म। अब एक टॉपिक और है रिलीजन एंड साइंस, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में आपने देखा साइंस का ही बोलबाला है, टेक्नोलॉजी का ही बोलबाला है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस का ही बोलबाला है। तो उस सोसाइटी में रिलीजन का क्या हो रहा होगा? तो इसमें बहुत सारे व्यू हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट रिलीजन एंड साइंस। हम देखेंगे कैसे कन्फ्लिक्ट व्यू है कि रिलीजन और साइंस एंटीथेटिकल हैं या अपोजिंग हैं, या इन लोगों के सेपरेट इंटरेस्ट हैं, मीन्स एक दूसरे के डोमेन में ये दोनों इंटरफेयर नहीं करते, या एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके चलते हैं, मीन्स एक दूसरे की मदद करते हैं, या फिर कंपोजिट नॉलेज है, मीन्स दोनों एक ही चीज़ हैं और बस एक का नाम साइंस है और एक का नाम रिलीजन है। ये चार व्यूज हैं जो हम रिलीजन एंड साइंस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हमने जो पहला व्यू देखा कन्फ्लिक्ट व्यू कि रिलीजन और साइंस अलग हैं, और अगर साइंस बढ़ेगी तो रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होगा या रिलीजन सोसाइटी से हटता जाएगा, ये एक प्रोमिनेंट व्यू है। अगर हमने बताया आपको मॉडर्न सोसाइटी में किसका जलवा था या बोलबाला था, मॉडर्न सोसाइटी, ये सोसाइटी कही गई साइंटिफिक सोसाइटी। अगर साइंटिफिक सोसाइटी कही गई तो आप समझिए यहां पर रिलीजन का क्या हो रहा होगा, लोड कम हो रहा होगा, इन्फ्लुएंस कम हो रहा होगा। ये तो बट नेचुरल है। ये ही टॉपिक हमने सेकुलराइजेशन में पढ़ा। लेकिन आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलीजियस रिवाइवलिज्म। तो फिर रिलीजन को रिवाइव करने की जरूरत क्या पड़ गई? हमारे समाज में तो साइंस है और साइंस ने तो सब सॉल्यूशन ही दे दिए, तो रिलीजन को रिवाइव करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या रिलीजन कहीं चला गया था या वास्तव में कहीं नहीं गया था? हम मान बैठे थे कि रिलीजन चला गया है। ये दोनों व्यू हम आज स्टडी करेंगे और कंक्लूड हम इसी व्यू से करेंगे कि रिलीजन कहीं नहीं गया था, बस रिलीजन ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया था, थोड़ा रिलीजन साइलेंट हो गया होगा, रिलीजन उतना ही बना हुआ है सोसाइटी में, और आज तो रिलीजन और सेकुलराइजेशन दोनों को एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। तो लास्ट में हम जब टॉपिक कंक्लूड कर रहे होंगे तो यही व्यू रखेंगे कि सोसाइटी में रिलीजन भी है, साथ साथ सेकुलराइजेशन भी है। तो कुछ डाउट क्रिएट करना चाहूंगा आपके माइंड में। रिलीजियस रिवाइवलिज्म, ये वर्ड है रिवाइवलिज्म, ये क्यों दिया गया? मींस क्या रिलीजन कहीं चला गया था? पहला डाउट। अगर रिलीजन कहीं चला गया था, रिसीड कर गया था पब्लिक स्फीयर से, तो रिवाइव कब किया? मींस टाइम पीरियड क्या था? तो पहले तो रिवाइवल वर्ड के बारे में, ठीक है, मान लिया रिवाइवल किया है रिलीजन, तो कब किया है? मींस टाइम पीरियड ऑफ रिवाइवलिज्म। एक डाउट ये रहेगा। और ये टाइम पीरियड में ही क्यों? मान लीजिए टाइम पीरियड है 1940 ऑनवर्ड्स, 1940 से दोबारा रिलीजन दिखने लगा, लेकिन 1940 से ही क्यों? क्यों नहीं 1840 से? ये सब डाउट्स आपके माइंड में आने चाहिए, उसको ही देखेंगे। और तीसरा डाउट ये होगा, अगर रिलीजन रिवाइव कर रहा है तो हमें सोसाइटी में वो कहाँ दिखता है? कैसे रिलीजियस रिवाइवलिज्म हमें दिखाई पड़ता है? मटेरियल रियलिटी उसकी क्या है, वो भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आल्सो इन पेपर 2, ये पेपर 2 में भी है। जैसे पेपर 2 का टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पार्ट सी का 7th चैप्टर। उसमें आप देखेंगे रिलीजियस रिवाइवलिज्म। तो पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जब हम करेंगे सोशल चेंजेस इन इंडिया, उस सोशल चेंजेस से एसोसिएटेड हम चैलेंजेस पढ़ेंगे। मींस सोशल चैलेंजेस इन इंडिया पढ़ रहे होंगे टॉपिक,
इन इंडिया, इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और उसमें एक जो चैलेंज है वो है रिलीजियस रिवाइवलिज्म का और कम्युनलिज्म का। तो ये दोनों टॉपिक साथ में ही किए जाते हैं, रिलीजियस रिवाइवलिज्म और कम्युनलिज्म। तो इसको भी स्टडी किया जाएगा पेपर 2 में। तो ये जो टॉपिक है आप पेपर 2 के कंटेक्स्ट में भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। आल्दो पेपर 2 का जो कंसेप्ट है मैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर आपको एक साथ ही कवर करा दूंगा। कंटेम्प्रेरी टाइम्स, दैट इज 1940s ऑनवर्ड्स, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, have once again witnessed strong interest evinced or expressed by people across globe in religion। 1940 आते आते लोगों का इंटरेस्ट रिलीजन में फिर जग गया था। तो वही आपका डाउट क्या आया, 1940 ही क्यों? तो देखते हैं 1940 क्यों और रिलीजन में क्यों जग गया था। क्या साइंस में लोगों का विश्वास खत्म हो गया था? इसका मीनिंग ये है क्या, ये जो साइंस है इसका जलवा खत्म हो गया था? एक डाउट ये होना चाहिए। इन दोनों डाउट को रीड किया जाता है, देखते हैं क्या है। 1940 ऑनवर्ड्स, 1940 में क्या हो रहा था? 1940 की सोसाइटी में आप देखेंगे वर्ल्ड वार 1 हो चुका था, वर्ल्ड वार 2 लगभग होने वाला था और 1945 होते होते खत्म हो गया था। तो वर्ल्ड वार 2 में या वर्ल्ड वार 1 में आपने क्या देखा? एप्लीकेशन ऑफ साइंस, साइंस ही साइंस देखी। न्यूक्लियर बम देखा, टैंक्स देखे, गन्स देखी, बॉम्ब्स देखे, और साइंस का हमें क्या दिखा? रिजल्ट। और साइंस का रिजल्ट क्या था? डेथ। उस साइंस ने बहुत सारे लोग मार दिए। अब चलिए इस कहानी से पहले, साइंस के आने से पहले क्या था? साइंस के आने से पहले दुनिया में या तो फिलॉसफी होती थी या कहीं रिलीजन होता था। तो फिलॉसफी और रिलीजन ही हर मर्ज की दवा होती थी। आप रिलीजन के पास जाइए, रिलीजन आपको दवाई देगा, जैसे इंडिया में आयुर्वेद। रिलीजन के पास जाइए, रिलीजन आपको मेटाफिजिकल रियलिटी के बारे में भी बताएगा। रिलीजन आपके इंटेलेक्चुअल डाउट भी बताता था इन प्री मॉडर्न सोसाइटी। जैसे आप अगर ड्रीम्स के बारे में रिलीजन से पूछेंगे वो ड्रीम्स के बारे में बताएगा, आप स्पिरिट के बारे में पूछेंगे वो स्पिरिट के बारे में बताएगा, आप टोटेम के बारे में पूछेंगे वो टोटेम के बारे में बताएगा। तो रिलीजन हर चीज के आंसर देता था। और रिलीजन एजुकेशन में था, रिलीजन फैमिली में था। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो रिलीजन कास्ट में था। रिलीजन मतलब हर जगह था, तो मीन्स रिलीजन का ही लोड होता था। उसके बाद रिलीजन को समझा गया, उसको कहा गया फिलॉसफी, तो फिलॉसफी का भी लोड होने लगा, समाज में इज्जत बढ़ गई। तो इन दोनों की इज्जत देखते देखते साइंस ने भी कहा मैं क्यों पीछे रहूं, तो साइंस ने भी अपना जलवा बढ़ाना स्टार्ट किया। तो साइंस ने भी कहा मेरे पास भी सॉल्यूशन है, आप रिलीजन के पास क्यों जा रहे हैं, मेरे पास सॉल्यूशन है। आप बीमार हैं, बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी से दवाई लीजिए। आपको कोई रिसर्च करनी है तो फिजिक्स देखिए, केमिस्ट्री देखिए, उसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए साइंस ने। तो लोगों ने भी सोचा साइंस सही बात कह रही है या कह रहा है, तो लोग साइंस की तरफ ओरिएंट होने लगे। तो रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होने लगा और साइंस का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद की सोसाइटी, जिसे कहा जाता है मॉडर्न सोसाइटी इन यूरोप, उसमें तो साइंस का जलवा ही रहा, क्योंकि साइंस का जो एप्लीकेशन थी टेक्नोलॉजी, उसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ। और उस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे पैसे और बुलियन आए कहाँ पर? इन यूरोपियन सोसाइटी। तो लोगों की जीवन भी ठीक हो रहा था, आल्दो कुछ लोगों का जीवन खराब भी हो रहा था उसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, जिसको मार्क्स बता रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं साइंस से ठीक ठाक से खुश हो रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार 1 और 2 होते हैं तो लोगों ने बहुत सारी डेथ्स देखी। फिर लोगों ने कहा साइंस से अब हम तौबा कर लेंगे। अब लोग मॉडर्निटी की अच्छाइयां नहीं बता रहे थे, लोग अब मॉडर्निटी की बुराइयां भी बताने लगे थे, साइंस की बुराइयां भी बताने लगे थे। जैसे आपने डेथ्स देखी, आपने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देखा, आपने एलिनेशन देखा, आपने एनोमी देखा, आपने साइकिक डेप्रीवेशन देखा, लोग साइकोलॉजिकली डिप्राइव्ड हो चुके थे, आपने सुसाइड्स बढ़ती हुई देखी। ये सारी चीज़ें बहुत सोसाइटी में जो हो पा रही थी, इसको सोसाइटी ने स्टडी किया और कहा ये बस साइंस की वजह से है। मीन्स लोगों का साइंस से भी विश्वास अब उठने लगा था। तो ये जो थॉट था कि अब हम साइंस की कमियां देखेंगे, बहुत हुआ साइंस का सम्मान, बहुत हुआ साइंस का लोड, अब हम साइंस की कमियों पर भी बात करेंगे, अब साइंस को बस अच्छा ही नहीं कहते रहेंगे। वो जो थॉट है, मीन्स मॉडर्निटी को हम अच्छा ही नहीं कहते रहेंगे, हम मॉडर्निटी की बुराइयों पर भी चर्चा करेंगे। वो जो थॉट है उसको कहा जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म। और पोस्ट मॉडर्निज्म कब राइज हो रहा है? अराउंड 1940s एंड 50s। तो मैंने यहाँ पे कहा राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो ये जो कहानी बताई ये बस इसी वजह से है, लोगों ने साइंस की कमियां देखी, मॉडर्निटी की कमियां देखी और थॉट राइज हुआ
पोस्ट मॉडर्निटी का। मीन्स अगर साइंस की कमियां बताई जा रही हैं तो रिलीजन के पास एक मौका है अपने आप को रिवाइव करने का। क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी, इन्होंने क्या बताई? क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी, मॉडर्निटी की वजह से क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, डेथ्स है मॉडर्निटी की वजह से, यही सब है। साइकिक डेप्रीवेशन है, एलिनेशन है, एनोमी है, लॉलेसनेस है, ये सब मॉडर्निटी की वजह से है। और आप देख रहे हैं क्या है मॉडर्निटी। तो मीन्स रिलीजन के पास मौका था अटैक करने का। तो डेथ्स आफ्टर वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 ये भी सोसाइटी ने देखा। फिर कॉलोनियलिज्म जो सोसाइटी ने देखा वो कैसे देखा? कॉलोनियलिज्म अगर हो पा रहा था विद द हेल्प ऑफ मॉडर्निटी, तो एंटी कॉलोनियलिज्म के साथ लोगों ने देखा कैसे साइंस का मिसयूज किया गया और उनको एक्सप्लॉइट किया गया। तो एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट के साथ आपने एंटी मॉडर्निस्ट मूवमेंट भी देखा, साथ साथ आपने नेशनलिज्म को राइज होते हुए भी देखा। मीन्स वहां के लोग एक कोई विचारधारा से जुड़ रहे होंगे और वो विचारधारा थी नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म अगर हो पा रहा होगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रिलीजन बैठा होगा। लोग अगर एक नेशन बना रहे होंगे तो कहीं ना कहीं अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी या अपनी एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पर ही बना रहे होंगे। मीन्स वहाँ रिलीजन का एक अच्छा खासा यूज हो रहा होगा। मीन्स डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में या एंटी कॉलोनियलिज्म में रिलीजन ने अपनी जगह बनाई। तो ये जो सब चीजें हो रही हैं वो ऑनवर्ड 1940s हो रही हैं। और क्या हो रहा है? एरा ऑफ कोल्ड वार। एरा ऑफ कोल्ड वार, कोल्ड वार का टाइम पीरियड क्या है? 1945 टू 1991। तो इस दौरान कोल्ड वॉर चल रहा है। कोल्ड वॉर किसके बीच चल रहा है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एज वेल एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट लड़ रहे हैं। और 1991 आते आते आपने देखा फॉल ऑफ यूएसएसआर। मीन्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं हारती हुई दिखी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जीतती हुई दिखी। तो इस दौरान क्या हुआ? कोल्ड वॉर चला। और क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंटी रिलीजन थी और इस बात को एक्सप्लॉइट किया किसने? कैपिटलिस्ट ने। कैपिटलिस्ट ने रिलीजन का यूज किया। रिलीजन का यूज किया किसके खिलाफ? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ। और ये हमने बहुत सारी सोसाइटी में देखा और पर्टिकुलरली आपने अफगानिस्तान में देखा। और सोवियत अफगान वॉर होता है और उसका टाइम पीरियड क्या है? 1779 टू 1789। तो इस दौरान आपने सोवियत अफगान वॉर भी देखा। राइज ऑफ पेट्रो डॉलर्स देखा। ऑयल वेल को लोगों ने यूटिलाइज किया, बहुत सारा ऑयल का प्रोडक्शन किया और अरेबियन पेनिनसुला में और इस्लामिक कंट्रीज के पास बहुत सारा पैसा आया, जिस वजह से इस्लामिक आइडियोलॉजी को वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोपेगेट कर पाए। ये पॉइंट हम फिर देखेंगे। तो ये सब हो रहा था 1940 और 1940 के बाद में। इसलिए रिलीजन को मौका मिल पाया और रिलीजन ने अपनी जगह फिर से बनाई सोसाइटी में। अब देखिए ये कर्व देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन घट रहा है। मीन्स सेकुलराइजेशन हो रही है सोसाइटी में। तो सेकुलराइजेशन होते हुए हमें कब तक दिख रहा है? जब मॉडर्न सोसाइटी रही, या कहें चलिए 1940 मान लीजिए, तब तक चलिए सेकुलराइजेशन थोड़ी बहुत सोसाइटी में समझ में आ रही थी। लेकिन 1940 के बाद हमें क्या दिख रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन बढ़ता हुआ। मीन्स उस सोसाइटी में हमें क्या दिख रहा है? रिलीजियस रिवाइवलिज्म। अब एक डाउट और आपके माइंड में रहेगा, ये भी डाउट आप बना के चलिए, इसको लास्ट में ही कंक्लूड किया जाएगा तब बताऊंगा। क्या अगर रिलीजियस रिवाइवलिज्म है तो क्या सेकुलराइजेशन नहीं है? या अगर सेकुलराइजेशन है तो क्या रिलीजन नहीं है? इन चीजों को आप बताइएगा, अपने माइंड में डाउट क्रिएट करके चलिएगा। स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म थ्रू सम ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अगर रिलीजन रिवाइव कर रहा है तो हमें देखने को कहाँ मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको महाकुंभ प्रयागराज में। अगर मोर देन 45 करोड़ पीपल या डिवोटीज इकट्ठा हो रहे हैं तो आप समझिए रिलीजन आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहले हुआ करता था। आप कहेंगे सर क्या पता हिंदू में ही ये हो रहा हो रिलीजियस रिवाइवलिज्म? नहीं, इवन इन मुस्लिम्स आपने देखा राबाइन पिलग्रिमेज 2018 इन करबला इराक 3 करोड़ लोग इकट्ठा हुए। आप कहेंगे क्या पता सर हिंदू और मुस्लिम में ही हो रहा हो? नहीं, मैं कहूंगा ये देखिए एग्जांपल, आप क्रिश्चियंस में भी देखिएगा। इन फिलीपींस पोप फ्रांसिस की वजह से कैथोलिक मास इकट्ठा हुआ और उसकी संख्या क्या थी? 7 मिलियन। तो 70 लाख लोग एक साथ इकट्ठे हुए। तो इतनी सारी भीड़, इतने सारे डिवोटी अगर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए रिलीजन आज भी जिंदा है। तो इसीलिए रिलीजियस रिवाइवलिज्म अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। अब ये पॉइंट हमें बताएगा कि हम सोशियोलॉजी में रिलीजियस रिवाइवलिज्म कंसेप्ट क्यों पढ़ते हैं। रिलीजियस रिवाइवलिज्म एज अ सोशियोलॉजिकल एंड एकेडमिक फील्ड ऑफ डिस्कोर्स
provides an antithesis to the theories of classical evolutionary sociologists like Auguste Comte, who through their evolutionary perspective predicted that science will replace religion. तो जो क्लासिकल इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट थे लाइक अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, ये लोगों ने कहा या इन लोगों ने कहा कि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न बनेगी, इवॉल्व करेगी, उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, मींस साइंस का बोलबाला होता जाएगा और रिलीजन कम होता जाएगा, रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा. कोई कह रहा है एग्नोस्टिसिज्म विल बी द रिलीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, कोई डबल कंपाउंडेड सोसाइटी से ट्रिपली कंपाउंडेड सोसाइटी बनने की बात कह रहा है, उसे बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनने की बात कह रहा है, और लास्ट में कह रहा है साइंटिफिक सोसाइटी. कोई कह रहा है साइंस विल बी द न्यू रिलीजन. ऐसी बातें हो रही हैं. मीन्स ये जो क्लासिकल इवोल्यूशनरी सोशोलॉजिस्ट हैं ये क्या कह रहे हैं, रिलीजन और साइंस में एंटीथेटिकल रिलेशन है. हम बस इसको डिस्प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि आज की सोसाइटी में तो साइंस ही साइंस है, लेकिन साथ में रिलीजन ही रिलीजन भी दिख रहा है. तो ऐसा कैसे है? मीन्स आज जो हमें रिलेशन दिख रहा है वो क्या है? रिलीजन के साथ साइंस है. हम बस इसको प्रूव करने वाले हैं थ्रू दिस कंसेप्ट ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म, और इसको कहीं ना कहीं डिस्प्रूव करेंगे. तो ये बात यहां पर बताई गई है. रीजन्स ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म. अब कुछ रीजन्स देखते हैं, फैक्टर्स देखते हैं, कारण समझते हैं. रीसेक्युलराइजेशन. अब लोग अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं. आइडेंटिटी कौन सी? रिलीजियस आइडेंटिटी. रिलीजियस आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं. तो इस वजह से रिलीजियस रिवाइवलिज्म दिख रहा है. मींस लोग रीसेक्युलराइजेशन पर अब विश्वास कर रहे हैं. ऑल्दो ये जो टॉपिक है या कंसेप्ट है ये डरखाइम भी बोल रहे हैं, रीसेक्युलराइजेशन, ये इसको देख रहे हैं सिविक रिलीजन के साथ, सिविक रिलीजन या सोसाइटी वर्शिप के साथ या सोसाइटी वर्शिप के रिस्पेक्ट में. लेकिन ये जो यहाँ पर बात की गई, ये कहा गई कि लोग अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं. अब रिलीजियस आइडेंटिटी क्या होती है? हिंदू होने की कुछ रिलीजियस आइडेंटिटी है, जैसे मंदिर जाना, पूजा करना, जागरण कराना, भंडारा कराना, उसमें पार्टिसिपेट करना. मुस्लिम होने की कुछ आइडेंटिटी है और उसको लोग दिखा रहे हैं. क्या है? हज यात्रा करना, स्कल कैप पहनना, फेस्टिवल्स में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना. ऐसे ही क्रिश्चियंस भी अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं. तो इसको कहा गया रीसेक्युलराइजेशन, और इसकी वजह से है रिलीजियस रिवाइवलिज्म. रीसेक्युलराइजेशन इन्वॉल्व्स अ रिसर्जेंस. अब लोग दोबारा से, शायद जब दौर था मॉडर्निटी का, उस समय लोगों ने क्या किया होगा, थोड़ी शर्म खाई होगी. चलिए अब रिलीजन, क्योंकि पूरी सोसाइटी अब साइंस की बात कर रही है, तो थोड़े दिन के लिए अब रिलीजन को साइड हम भी कर देते हैं. शायद सोच लिया हो लोगों ने, तो इसलिए हमें रिलीजन उतना दिख ना रहा हो. लेकिन अब तो रिलीजन फिर दिखने लगा है, रिलीजियस आइडेंटिटी लोग अपनी दिखा रहे हैं. ऐसे सोशल फोर्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स. तो इसीलिए आपको रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स भी दिखेंगे. रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, नॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस वंस अगेन बिकम इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी. अब सोसाइटी इनसे अलग नहीं भाग रही है, इनको छुपा नहीं रही है. द कंसेप्ट ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म और रीसेक्युलराइजेशन काउंटर्स द सेकुलराइजेशन हाइपोथेसिस. तो सेकुलराइजेशन हाइपोथेसिस क्या थी कि जैसे सोसाइटी और मॉडर्न बनेगी रिलीजन कम होता जाएगा. लेकिन आज तो सोसाइटी मॉडर्न तो बनी रही है धीरे धीरे, लेकिन रिलीजन कम नहीं हो रहा है. तो इस आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए हम लोग रिलीजियस रिवाइवलिज्म पढ़ रहे हैं. इफ रिलीजन डिक्लाइंड इन सोशल सिग्निफिकेंस विद रिनेसा, मान लिया रिनेसा के वक्त रिलीजन का सोशल सिग्निफिकेंस डाउन हुआ होगा, एंड इनलाइटनमेंट प्लस इनलाइटनमेंट के वक्त भी. इसका टाइम पीरियड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दोनों फेजेस का. इन यूरोपियन सोसाइटी इट इज वंस अगेन बिकमिंग सैलिएंट इन 20th एंड 21st सेंचुरीज. लेकिन आज के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में हमें क्या देखने को मिल रहा है? रिलीजन. ये थ्योरी बता रही है क्या? रिलीजियस रिवाइवलिज्म. तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी कौन सी? 1940s ऑनवर्ड. तो वो बता रहे हैं कि आप पुरानी सोसाइटी में चलिए, सेकुलराइजेशन की बात समझ ली, समझ में आता है, लेकिन आज तो हम रिलीजियस रिवाइवलिज्म देख रहे हैं. तो इसीलिए कुछ स्कॉलर क्या कहते हैं? पोस्ट सेकुलर सोसाइटी. अब बहुत हुई सेकुलरिज्म की बातें, इनको खत्म करते हैं. पोस्ट सेकुलर सोसाइटी है, इसमें कुछ रिलीजियस पीपल भी रहते हैं और नॉन रिलीजियस पीपल भी पाए जाते हैं. आप मिलिटेंट सेकुलरिज्म थोपिए मत किसी पर.
ये सेकुलरिज्म की बातें हैं, ठीक है, कुछ लोग सेकुलर भी हो सकते हैं, कुछ लोग रिलीजियस भी हो सकते हैं, इसको स्वीकार करिए, इसीलिए हम ये कंसेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं। इन टुडेज टाइम across the globe there is increased pity or piousness, that is assertion of one's religious identity, increased attendance in religious gathering, increase in pilgrimage, tourism, etc. तो आज हमें रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है आज की सोसाइटी में। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं फिनोमेनोलॉजिस्ट लाइक बर्जर एंड लुकमान। तो ये कौन है? फिनोमेनोलॉजिस्ट हैं। तो फिनोमेनोलॉजिस्ट के बारे में आप इतना तो जानते ही होंगे कि ये इंडिविजुअल के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में कोई सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स इंडिविजुअल क्या कह रहा है किसी भी रिलीजन के बारे में। ये नहीं देखते सोशल ग्रुप क्या कह रहा है रिलीजन के बारे में, मीन्स मैक्रो रियलिटी के रिस्पेक्ट में किसी सोशल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन नहीं करते या उसकी स्टडी नहीं करते। ये एक इंडिविजुअल के पास जाएंगे, कॉमन मैन के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे आप इस रिलीजन को कैसे समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फिनोमेनोलॉजिस्ट एक हिंदू एक दलित के पास जाएगा और हिंदू रिलीजन के बारे में पूछेगा, और एक ब्राह्मण के पास जाएगा और नॉन ब्राह्मण के पास भी जा सकता है और उससे हिंदू रिलीजन के बारे में पूछेगा। तो लास्ट में वो कंक्लूड कर देगा कि रिलीजन सेम नहीं है एक दलित के लिए और एक ब्राह्मण के लिए, दोनों के लिए सेम रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट है। मीन्स ये मल्टीपल व्यूज में विश्वास रखते हैं, ये स्ट्रक्चर में फंसने की बात नहीं करते। ये जैसा रिलीजन किताबों में लिख दिया उसकी बात नहीं करेंगे, ये कहेंगे इंडिविजुअल के पास जाइए उससे पूछिए रिलीजन क्या है। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। बर्जर एंड लकमान सजेस्ट दैट मॉडर्न टाइम हैज इनविजिबल एंड इंडिविजुअलाइज्ड रिलीजन। तो ये कह रहे हैं क्या पता आपको सोसाइटी में रिलीजन कम दिख रहा हो, लेकिन आप जब इंडिविजुअल के पास जाएंगे तो रिलीजन आपको अच्छी खासी तरीके से दिखेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं इनविजिबल रिलीजन, मीन्स सोसाइटी में शायद आपको ना दिखे, सोशल ग्रुप में रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होते हुए दिखे, लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल के पास चले जाएंगे तो वो उतना ही रिलीजियस है जितना कि पहले था। इसलिए इसको कहते हैं ये इनविजिबल रिलीजन, सोशल ग्रुप में नहीं दिखेगा, मैक्रो रियलिटी में नहीं दिखेगा, और उसको कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड रिलीजन, मीन्स हर एक इंडिविजुअल के पास आज भी रिलीजन है। अकॉर्डिंग टू देम ह्यूमन बीइंग्स आर इंट्रिंसिकली रिलीजियस इवन इफ रिलीजन इज not too visible in public sphere, it continues to be relied upon by men at the individual level। तो ये कह रहे हैं आप बहुत बात कर रहे हैं सेकुलराइजेशन की, अच्छा है, तो सेकुलराइजेशन से हो सकता है रिलीजन पब्लिक स्फीयर से गायब हो गया हो, एक इंडिविजुअल पब्लिक में जाके रिलीजन की बात ना करता हो, लेकिन अपने घर में वो आज भी रिलीजन का सहारा लेता है। तो उसकी जो इंडिविजुअल लाइफ है, उसकी जो प्राइवेट लाइफ है, वो आज भी रिलीजन से गाइड हो रही है। इसको ही वो कह रहे हैं इनविजिबल रिलीजन, इंडिविजुअलाइज्ड रिलीजन। तो आज उसकी लाइफ में रिलीजन का क्या इफेक्ट है? वो कहते हैं रिलीजन एक उसके लिए मोरल कंपास का काम कर रहा है, मोरल कंपास का काम कर रहा है। वो शायद सुपर नेचुरल में विश्वास ना करता हो, चलिए रिलीजन में वो क्या देख रहा हो, सुपर नेचुरल ना मानता हो, गॉड के एग्जिस्टेंस और होने या ना होने पर वो शायद कुछ कमेंट ना करता हो, लेकिन वो रिलीजन को मोरल कंपास की तरीके से देखता है। मीन्स सोसाइटी में क्या गुड और बैड है उसे वो पता लगता है कहाँ से? रिलीजन से। तो ये मीनिंग है मोरल कंपास की, मीन्स सोसाइटी में एक्ट कैसे करना है वो उसे पता लगता है रिलीजन से। इनविजिबल रिलीजन कहा गया, उसको ही कहा गया प्राइवेट रिलीजन और बिलीफ विदाउट बिलोंगिंग, मीन्स लोग अपनी अब आइडेंटिटी को उतना ना दिखा रहे हो विद इन पीरियड ऑफ सेकुलराइजेशन, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को उतना शोकेस ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी उससे वो बिलोंगिंगनेस ना दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी वो उसमें बिलीफ दिखाते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। इसी को कहा गया प्राइवेट रिलीजन, इसी को कहा गया इनविजिबल रिलीजन। अब देखते हैं डिसइंचेंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन विद द मेटलिस्टिक हेडोनिज्म, दैट इज मटेरियल वर्ल्ड। अब देखिए मॉडर्निटी ने हम लोगों को क्या दिया? मटेरियल वेल्थ दी, बहुत सारी चीज़ें दी, मशीन्स दी, एसी बनाई, इंजन बनाया, कार बनाई, ट्रैक्टर बनाया, बॉम्ब बनाया, बहुत सारी चीज़ें हमने मटेरियल मॉडर्न वर्ल्ड में बनाई और बहुत सारी पोजीशन भी किया। लेकिन आप जानते हैं हम भी मटेरियल रियलिटी से एक दिन ऊब चुके होते हैं, शायद ऐसा ही कुछ हो रहा होगा इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। लोग अब मटेरियल रियलिटी से उतना प्रभावित नहीं हो रहे हों, लोग अब मेटलिस्टिक पिक्चर में विश्वास ना करते हों, तो लोग अब आज की सोसाइटी में रिलीजन पर विश्वास इसीलिए ज़्यादा करने लगे हैं क्योंकि अब वो मटेरियल रियलिटी से उतना उन्हें मोह नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि उस समय शायद मटेरियल रियलिटी उन्हें नई नई लगी हो, तो नई चीज़ को कोई भी ग्रैब करता है। अब लेकिन वही मटेरियल रियलिटी पुरानी हो चुकी है, इसलिए लोग अब फिर से रिलीजन की तरफ वापस लौट रहे हैं। इसका मीनिंग यही है।
तो डिससेटिस्फैक्शन विद मेटेरियलिस्टिक हेडोनिज्म। सो सोसाइटीज विद हाई लेवल ऑफ मटेरियल कंजम्पशन, बहुत सारी वेल्थ होती है जिनके पास, लाइक अमेरिका, आर मूविंग टुवार्ड्स इंक्रीज्ड एप्रिसिएशन ऑफ मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इन सोसाइटीज में स्पिरिचुअलिटी का राइजिंग इन्फ्लुएंस दिख रहा है, और इसको ही कहा जाता है उन सोसाइटी में ईस्टर्न विजडम। मीन्स वेस्टर्न सोसाइटी में अब ईस्टर्न विजडम आ गई है, मीन्स रिलीजियस विजडम। इसी से आप रिलीजियस रिवाइवलिज्म को कनेक्ट करिए। तो यहाँ पर रिलीजियस विजडम आ गई है, योगा आ गया है, लोग योगा कर रहे हैं, ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन हो रहा है यहाँ पे, पॉपुलरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक इस्कॉन। तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब उन्हें मेटलिस्टिक हेडोनिज्म में डिसएंचेंटमेंट होने लगा। आपने अमेरिकन सोसाइटी में किसका राइज देखा? ओशो कल्ट, ये इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। लोग अपनी पूरी धन संपदा छोड़ के ओशो के पास चले आते थे और उनके लेक्चर्स सुनते थे। और आपने अमेरिकन सोसाइटी में क्या देखा? हिप्पी कल्चर। तो हिप्पी कल्चर क्यों हुआ, मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन हिप्पी कल्चर में आपने देखा लोग अब मेटलिस्टिक हेडोनिज्म को तौबा कर रहे थे, और लोग बड़ा सिंपल लाइफ जी रहे थे, नेचर के पास जा रहे थे। और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी 1960s है, और विद इन अमेरिकन सोसाइटी। अब देखिए, रिलीजियस रिवाइवलिज्म के पीछे कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन भी है, या कहें अमेरिकनाइजेशन भी है। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? हम ग्लोबल कल्चर अपने यहाँ ले आते हैं, लेकिन ग्लोबल कल्चर में जो डोमिनेट करता है वो अमेरिकन कल्चर करता है, इसीलिए इसको अमेरिकनाइजेशन भी कह सकते हैं। अब देखिए, रिलीजन को कैसे देखा जाता है? रिलीजन का आप एक स्ट्रक्चर समझिए। कुछ रिलीजन की होती है कोर वैल्यूज, और कुछ होती है उनकी पेरिफेरल वैल्यूज। हर एक रिलीजन का यही स्ट्रक्चर है। ये पेरिफेरी है रिलीजन की, ये होगी पेरिफेरल वैल्यूज, और वो होगी कोर वैल्यूज। रिलीजन को आप सेकुलाइज करिए या सेकुलाइजेशन चलाइए रिलीजन के साथ साथ, और इनकी ये वैल्यूज आप चेंज करते रहिए। कौन सी? पेरिफेरल वैल्यूज, आसपास वाली। रिलीजन को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ज़्यादा, इन पर आप अटैक करिए तो रिलीजन थोड़ा बहुत रिफॉर्म करेगा, थोड़ा बहुत ऑफेंसिव भी रहेगा, अटैक भी करेगा, लेकिन इसको झेल लेगा। लेकिन रिलीजन कहाँ आपका एक पावरफुल रेजिस्टेंस देगा आपको? जब आप उसकी कोर वैल्यूज पर अटैक करेंगे। तो रिलीजन की जब भी कोर वैल्यूज अटैक होंगी तब रिलीजन बाउंस बैक करेगा। और यही हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन में हो क्या रहा है? जैसे बात करें इंडिया की, और उसको अप्लाई करते हैं हिंदू रिलीजन पर। हिंदू रिलीजन पर हमने अपनी जो कोर वैल्यूज हैं वो रिटेन कर रखी हैं, साइड की पेरिफेरल वैल्यूज हमने छोड़ दी हिंदू रिलीजन में। जैसे हमने अपना कॉस्ट्यूम बदल दिया, जैसे अमेरिका में लोग पहनते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड में पहनते हैं वैसे हम पहनने लगे। हमने अपनी लैंग्वेज को भी चेंज कर दिया, संस्कृत से छोड़कर अब हम इंग्लिश या इंग्लिश पर आ गए। लेकिन कुछ कोर वैल्यूज आज भी जिंदा हैं, इसीलिए हम अपने आप को हिंदू कह पा रहे हैं, अगर आप हिंदू हैं तो ये जो बात है कि अगर आप इन कोर वैल्यूज को छेड़ेंगे तो फिर रिलीजन आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और अमेरिकनाइजेशन। इन लोगों ने कोर वैल्यूज अगर छेड़ दी तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म देखने को मिला होगा, क्योंकि इन्होंने होमोजेनाइजिंग टेंडेंसी दिखाई। मींस कोर वैल्यूज हो चाहे पेरिफेरल, इन्होंने सब पर एक जैसी ही चीज़ें की और सबको एक जैसा बनाने का प्रयास किया। सब अमेरिका जैसे ही करें, अमेरिका जैसे ही बोलें, अमेरिकन जैसे ही दिखें, अमेरिकन जैसी कंपनी ही अपने यहाँ खोलें। तो इतना ज़्यादा होमोजेनाइजेशन उसकी कोर वैल्यूज तक पहुँच गया होगा। इसीलिए जिन कंट्रीज में ये चीज़ें हुई वहाँ पर रिलीजन ने अपने आप को रिवाइव किया। एंड एट मैनी प्लेसेस पीपल आर रजिस्टिंग द अमेरिकन आइडियाज। तो रजिस्ट क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनकी कोर वैल्यूज हिट हो रही हैं रिलीजन की, इसलिए उन्होंने रजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा। जब तक पेरिफेरल करती रही तब तक वो आप मान लीजिए सेकुलराइजेशन वहाँ दिखता रहा। लेकिन जैसे ही आपने कोर वैल्यू टच की वहाँ पर आपको दिखा फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिज्म, और क्या दिखा? रिलीजियस रिवाइवलिज्म। तो ये दोनों चीज़ें आई क्योंकि आपने उनको होमोजीनियस बनाने के लिए उनकी कोर वैल्यूज को टच किया। एग्जाम्पल, मुस्लिम वुमेन अगेंस्ट अमेरिकन वे ऑफ एमेंसिपेशन थ्रू रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। तो इवन मुस्लिम वेमेन भी दिखा रही हैं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और विरोध कर रही हैं अमेरिकन वे ऑफ एमेंसिपेशन का, जैसे तालिबान और ISIS मूवमेंट में देखने को मिला। और टू स्ट्रेंथन वंस ऑन रिलीजन अगेंस्ट प्लॉसिबल थ्रेट। अब क्या हुआ? इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट आया, पर्टिकुलरली वेस्टर्न सोसाइटी में। तो ये कंसेप्ट क्यों आया? ये आया कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए।
या मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के लिए, मेजॉरिटी को दिखाने के लिए या मेजॉरिटी को अपने साइड रखने के लिए। तो इस्लामोफोबिया का जो व्यू आया है, इस वजह से मान लिया मेजॉरिटी मोबिलाइज हुई, तो आप देखेंगे अगर मेजॉरिटी मोबिलाइज होती है तो माइनॉरिटी भी तो मोबिलाइज होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। तो लोगों का मोबिलाइजेशन किया गया फॉर गेनिंग पॉलिटिकल मोटिव और पॉलिटिकल इंटरेस्ट। एक तरफ रिलीजियस मेजॉरिटी के लोग मोबिलाइज हुए, एक तरफ रिलीजियस माइनॉरिटी के मोबिलाइज हुए, लेकिन आपने इसमें देखा वास्तव में हो क्या रहा था, दोनों रिलीजन जिंदा फिर से हो रहे थे फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, पॉलिटिकल पर्पजेस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए रिलीजियस रिवाइवलिज्म देखने को मिला। ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज। अगर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज पॉपुलरिटी गेन कर रही हैं, मींस वहां पर रिलीजन, और वो भी मेजॉरिटी का जो रिलीजन है वो सुपरसीड कर रहा होगा किसके ऊपर, माइनॉरिटी की जो वैल्यूज हैं। अगर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी देश में कर रही हैं रूल, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाएगी और वही नेता क्या करना चाहता है, टैप करना चाहता है और अपने को पावर में रखना चाहता है। अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक फ्रांस, टर्की, यूएसए, इजराइल एटसेट्रा, एज दीज पार्टी कंट्रीब्यूट टू रिलीजियस रिवाइवलिज्म। इस वजह से रिलीजियस रिवाइवलिज्म देखने को मिला। तो इस टॉपिक से आप जोड़ सकते हैं कम्युनलिज्म को, अल्दो ये जो थॉट है वो कम्युनलिज्म का ही है। जब आप पॉलिटिकल गोल को अचीव करते हैं थ्रू रिलीजन, उसको कहा जाता है कम्युनलिज्म इन इंडियन कंटेक्स्ट और ओरिएंटल सोसाइटी के कंटेक्स्ट में। दे असर्ट एंड सेलिब्रेट द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन। तो अगर आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन की रिलीजियस आइडेंटिटी को असर्ट करेंगे तो एक तरफ मेजॉरिटी तो इकट्ठा होगा ही होगा, मीन्स वो तो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को दिखाएगा, दूसरी ओर माइनॉरिटी भी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर एक साथ इकट्ठा होगा और वो भी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को शोकेस करेगा। मैंने एग्जांपल दिया हाजिया सोफिया मॉस्क का, इसको आप पढ़ सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे रिलीजन का यूज हुआ अक्रॉस टाइम पीरियड। आप देखेंगे ऑटोमन एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट से लेके उसकी डेथ तक, और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा अतातुर्क और 2020 की टर्किश सोसाइटी में आप देखेंगे कैसे रिलीजन का यूज हुआ फॉर गेटिंग पॉलिटिकल रिजल्ट्स। तो हैबरमास साहब क्या कह रहे हैं, रिलीजन इज बीइंग रिसोर्टेड फॉर पॉलिटिकल गेन्स। तो रिलीजन को पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी यूज किया गया, इसीलिए आपको रिलीजियस रिवाइवलिज्म इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड देखने को मिलता है। तो हैबरमास को एक बार रिवाइज करते हैं, उनकी कंसेप्ट्स क्या हैं। ये बात कर रहे हैं पोस्ट सेकुलर सोसाइटी की, ये कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं या क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, तो ये पोस्ट सेकुलर सोसाइटी की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल रिलीजन की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअलाइज्ड रिलीजन की बात कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म को मिलिटेंट सेकुलरिज्म की तरीके से देख रहे हैं, थोपा गया सेकुलरिज्म। लोग रिलीजियस रहना चाहते हैं एट इंडिविजुअल लेवल, लेकिन आप उन पर सेकुलरिज्म थोप रहे हैं। इसीलिए डायलॉग की बात कर रहे हैं किसमें, रिलीजियस पीपल और नॉन रिलीजियस पीपल में। तो ये हमने इनके प्रीवियस लेक्चर में देखा था, बस रिवीजन किया छोटा सा। अभी देखिए थ्योरी ऑफ क्लास ऑफ सिविलाइजेशन गिवन बाय सैमुअल हंटिंगटन। इसमें देखते हैं क्या है। हंटिंगटन हैज गिवन द थ्योरी ऑफ क्लास ऑफ सिविलाइजेशन इन विच ही आर्ग्यूड दैट विद द एंड ऑफ कोल्ड वार, एंड ऑफ कोल्ड वार आप पहुंच जाइए 1991 में एडी, वॉर बिटवीन आइडियोलॉजीज देयर वुड बी राइज इन द सिविलाइजेशनल क्लासेस। अब देखिए ये कह रहे हैं 1991 तक कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिज्म चला और फिर उसके बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और कैपिटलिस्ट की जीत हुई और एक प्रकार से यूनिपोलर वर्ल्ड लेड बाय अमेरिका आता है सिनेरियो में। तो अब अमेरिका का बोलबाला है, तो आपको दिखेगा क्योंकि अमेरिका अगर है तो उसे क्लैश तो करना ही है किसी ना किसी से। पहले वो इस आइडियोलॉजी के बेसिस पर क्लैश किए रहा, अब वो क्लैश करेगा रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेसिस पर, इसलिए इसको ये कहते हैं सिविलाइजेशनल क्लैशेस। जैसे वेस्टर्न क्रिश्चियन सिविलाइजेशन वर्सेस इस्लामिक सिविलाइजेशन में अब क्लैश होगा, क्योंकि अब आइडियोलॉजिकल क्लैश नहीं होगा, अब आइडेंटिटी के बेसिस पर क्लैश स्टार्ट होगा। इसको आप कहां देख सकते हैं, यूएसए वर्सेस ईरान के केस में। वहां पर आइडियोलॉजिकल क्लैश नहीं है, आइडेंटिटी या सिविलाइजेशन के बेसिस पर क्लैश देखने को मिल रहा है। तो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी दोबारा से असर्ट की गई। रिलीजियस आइडेंटिटी विल बिकम द न्यू क्लीवेज डिवाइडिंग लाइन और फ्रंट लाइन। ही टर्म दिस फिनोमेना एज अनसेकुलाइजेशन। तो सेकुलाइजेशन में जो चीजें आपसे
सोची जा रही थी, समझी जा रही थी कि आप सेकुलर होंगे तो ऐसे ट्रीट करेंगे, नहीं, आप तो उसका जस्ट अपोजिट ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए कहा गया अनसेकुलराइजेशन। आप कोई सेकुलराइजेशन की तरफ नहीं है, आप अनसेकुलराइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि आप रिलीजियस बेसिस पर ही लड़ झगड़ रहे हैं। अब देखते हैं पेट्रो डॉलर की वजह से कैसे रिलीजियस रिवाइवलिज्म देखने को मिला। ऑनवर्ड्स 1970s देयर इज इस्लामिक रिवाइवलिज्म। तो 1970 के बाद आपको इस्लामिक रिवाइवलिज्म देखने को मिलता है, मींस इस्लाम पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ड्यू टू फ्लोइंग इन ऑफ पेट्रो डॉलर, ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ गया है, ऑयल फील्ड्स दिन ब दिन फाइंड किए जा रहे हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है, तो इस पैसे का करेंगे क्या? उस पैसे को लगाएंगे रिलीजन पर। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बीइंग रीइंटरप्रेटेड। अब अगर पैसा आ रहा है तो हम पुरानी किताबों को फिर से खोलेंगे और उसका रीइंटरप्रेटेशन करेंगे, रिलीजियस पिलग्रिमेज बढ़ाएंगे, रिसीविंग अ बूस्ट ड्यू टू चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता हो जा रहा है और पेट्रो डॉलर तो है ही आपके पास। लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट्स गिविंग रिलीजियस सरमन्स ओवर टेलीविजन रीचिंग मिलियंस। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। एक मिनट दीजिए, इसको क्लीन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए, रुपया आया या कहिए करेंसी आई आपके पास या मनी आई, ठीक, पेट्रो डॉलर के फॉर्म में, प्लस आपके पापास रिलीजियस आइडियोलॉजी पहले ही से थी, मींस आइडियोलॉजी है, और प्लस टेक्नोलॉजी और है। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन सस्ती होती जा रही है और राइज करती जा रही है। टेक्नोलॉजी में भी ट्रांसपोर्टेशन और मीडिया दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी का डेडली कॉम्बिनेशन बना, जिस वजह से आपको इस्लामिक रिवाइवलिज्म देखने को मिला। आप देख रहे हैं पेट्रो डॉलर के कंटेक्स्ट में, आप देखिए 1960 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है? ओपेक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस्लामिक रिवाइवलिज्म हैज बीन मार्क्ड बाय इंक्रीज इन रिलीजियस पिटी एंड कम्युनिटी फीलिंग अमॉन्ग्स द मुस्लिम। तो अब पैसा आया, इस्लामिक आइडियोलॉजी बढ़ाई गई, टेक्नोलॉजी थी, तो लोगों ने एक दूसरे से कनेक्ट करना स्टार्ट किया। देयर इज इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन adoption of Islamic culture and over display of Islamic identity। तो जैसे भी आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को दिखा पाएं वैसे दिखाएं, ये थॉट प्रोसेस भी आने लगा। तो आप देखिए पेट्रो डॉलर आया, जिस वजह से अब लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को शोकेस करने लगे। तो ये जो शोकेस ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी है, ये आप इंडियन कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। ड्यूरिंग हिजाब कंट्रोवर्सी इन इंडिया मैनी मुस्लिम वेमेन वोर हिजाब टू एक्सप्रेस रिलीजियस सॉलिडरिटी। तो मुस्लिम ब्रदरहुड वाली जो बात है, मुस्लिम ब्रदरहुड, ये भी देखने को मिली। अगर आप इसको थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करें तो इस्लामिक रिवाइवलिज्म कैसे देखते हैं? ईरानियन रिवॉल्यूशन हो रही है, वहाँ पर भी एक थियोक्रेटिक रूल बन रहा है, थियोक्रेटिक स्टेट लेड बाय आयतुल्लाह खोमेनी। सोवियत अफगान वॉर हो रहा है, जिसमें यूएसए अफगानिस्तान की मदद कर रहा है थ्रू पैसा और आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी कहाँ से ला रहा है? सऊदी अरेबिया से। और ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को मदद कर रहा है कौन? यूएसए। तो राइज ऑफ ओसामा बिन लादेन ने बनाई अलकायदा, और अलकायदा बना के 9/11 अटैक किया किस पर? अमेरिका पे। तो आपने घर पे सांप पाला तो सांप ने आपको ही डसा। तो लेकिन ये देखिए इस्लामिक आइडेंटिटी कैसे शोकेस की जा रही है आफ्टर 1970s, आप इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। In many countries with Muslim majority population, the Sharia is imposed and there is emphasis on adherence to Islamic values and lifestyle। तो अब स्टेट लेवल पर भी शरिया को इम्पोज किया जाने लगा। आपने इसको देखा कहाँ पर? ईरान और अफगानिस्तान में। तो ऐसे इस्लामिक रिवाइवलिज्म देखने को मिल रहा है। अमेरिका हैज विटनेस्ड द क्रिश्चियन रिवाइवलिज्म। अब देखिए इस्लामिक रिवाइवलिज्म देख लिया, अब क्रिश्चियन रिवाइवलिज्म की बात करते हैं। विद रिन्यूअल ऑफ चर्च लाइफ, increased emphasis on encouraging a lifestyle of holiness and prayer and evangelism, that is preaching। देखिए क्रिश्चियन रिवाइवलिज्म, अगर चर्च में अटेंडेंस कांस्टेंट है या डिक्रीज नहीं कर रही है या बहुत कम डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब लोग समझ रहे हैं कि वहाँ पर सोसाइटी रिलीजियस है। लेकिन ये क्रिटिक हमने कैसे देखा था कि शायद लोग चर्च में अब इसलिए जा रहे हों कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लेक्चर चल रहा हो। मींस अब शायद चर्च ने खुद को सेकुलाइज कर लिया है और चर्च अकेला रिलीजन में डील नहीं करता है। अब चर्च आपको मोटिवेशनल लेक्चर भी दे सकता है, एक सोशल कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है, सोसाइटी की मदद भी हो सकती है। तो लोग शायद चर्च में इसलिए जा रहे हों, पार्टिसिपेट कर रहे हों कि वहाँ पर
उनके यूटिलिटेरियन गोल्स फुलफिल हो रहे हों। तो इसका क्रिटिक हमने जब सेकुलराइजेशन पढ़ रहे थे तब बताया था कि चर्च में अटेंडेंस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि लोग ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हैं, लेकिन रिलीजियस रिवाइवलिज्म में ये एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं अगर आपको क्रिटिक नहीं लिखना है। ग्रोथ ऑफ सिविक रिलीजन, तो हमने देख लिया ग्रोथ ऑफ इस्लाम, ग्रोथ इस्लामिक आइडेंटिटी, ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियन आइडेंटिटी। अब देखते हैं सिविक रिलीजन की बात। यहाँ पर सिटीजन का रिलीजन बढ़ता हुआ दिख रहा है, सिटीजन की आइडेंटिटी बढ़ रही है, सिटीजन से रिलेटेड जो भी रिलीजन है वो बढ़ रहा है। मीन्स लोगों में अब कॉन्शियसनेस है अपने राइट्स और ड्यूटीज के प्रति। इसको कहा गया न्यू रिलीजियस कॉन्शियसनेस। अब वो पुराने धर्म की बातें अब कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी सिविक रिलीजन तो है। ये बात कहने वाले कौन है? डर्कहाइम। सिविक सिंबल्स एंड नेशनलिज्म आर अकॉर्डेड द सेम रिस्पेक्ट्स एंड फेथ एज ऑफ रिलीजन। अब जो सिविक सिंबल्स हैं वो रिलीजन की तरीके से ही सेम लोड पा रहे हैं समाज का। ये कौन कह रहा है? डर्कहाइम। एग्जाम्पल सिविक सिंबल्स का, जैसे आज का कॉन्स्टिट्यूशन और पुराने समय का कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट जिसके बेसिस पर समाज चलता है। एग्जाम्पल मनुस्मृति। तो आप देखेंगे दोनों टेक्स्ट को सेक्रेड माना जाता है। आज की सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्रेड माना जाता है, और पुरानी या प्री मॉडर्न सोसाइटी, अगर हिंदू सोसाइटी की बात करें या इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो उसमें मनुस्मृति को सेक्रेड माना जाता था। तो डर्कहाइम साहब कह रहे हैं कि सिविक सिंबल्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम, ये सभी आज न्यू रिलीजियस कॉन्शियसनेस के तरीके से इमर्ज हो रहे हैं। मींस रिलीजन आज भी सोसाइटी में इमर्ज हो रहा है, बस फॉर्म चेंज कर लिया है। रॉबर्ट बेला आल्सो टॉक्ड अबाउट सिविक रिलीजन। तो रॉबर्ट बेला भी यही बात कहते हैं। एंथनी गिडेंस, इंडिविजुअल्स यूजुअली टर्न टू रिलीजन टू ओवरकम सेंस ऑफ एलिनेशन एंड एनोमी। अभी तक हमने बात की सोसाइटी के रिलीजन की, सिविक रिलीजन की, इस्लामिक रिवाइवलिज्म की या क्रिश्चियन रिवाइवलिज्म की। अब इंडिविजुअल बेसिस पर चलते हैं, वहाँ पर लोग कैसे रिलीजन को देख रहे हैं। आल्दो जब हम बर्जर एंड लुकमान की बात कर रहे थे, उन्होंने भी इंडिविजुअल पर फोकस किया था। गिडेंस साहब भी बोल रहे हैं कि क्योंकि इंडिविजुअल को थॉट प्रोसेस है एलिनेशन और एनोमी का, मीन्स वो तो बहुत पक चुका है। तो उस केस में इस मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन को वो कैसे देख रहा है? एंकर के तरीके से। इंडिविजुअल कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को डिराइव कर रहा है रिलीजन से, आइडेंटिटी, क्योंकि अब उसका फैमिली से भी कनेक्ट नहीं रह गया, पड़ोसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं उसे इंडिविजुअल लेवल पर रिलीजन से कनेक्ट रखना पड़ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे आइडेंटिटी भी चाहिए, सोशल आइडेंटिटी। तो इसको एंकर की तरीके से देख रहे हैं, रिलीजियस आइडेंटिटी को एंकर की तरीके से देख रहे हैं एंथनी गिडेंस। और गिडेंस साहब 1990s के बाद की सोसाइटी को क्या कह रहे हैं? लेट मॉडर्निटी। अब देखिए बैनब्रिज, इन्होंने रिलीजियस रिवाइवलिज्म को स्टडी किया है पॉपुलेशन डायनेमिक्स के कंटेक्स्ट में, पॉपुलेशन डायनेमिक्स। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक पहुंच चुकी है वो इसको जरा सही कर लें, ये सेक्रेड नहीं होगा, ये सेकुलर होगा। टीम ने मिस्टेक कर दी है टाइपिंग की, तो ये सेक्रेड की जगह सेकुलर लिखिए, और यहाँ पर भी सेक्रेड की जगह आप सेकुलर ही लिखें। अब समझते हैं रिलीजियस कपल्स रिप्रोडक्शन रेट, किस पर फोकस कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन रेट। और रिलीजियस पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर देन सेकुलर कपल रिप्रोडक्शन रेट और सेकुलर पॉपुलेशन ग्रोथ। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए 100 लोगों की एक सोसाइटी है जिसमें 60 लोग, 100 कपल्स, मान लीजिए 100 लोग नहीं 100 कपल्स लिखते हैं, जिसमें 60 कपल्स रिलीजियस कपल हैं और 40 कपल सेकुलर कपल हैं। सेकुलर मतलब मॉडर्न हैं, साइंस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो कुछ रिलीजियस हैं कुछ सेकुलर हैं। अगर ये सेकुलर कपल हैं या मॉडर्निस्ट हैं तो इनकी जो फैमिली साइज होगा वो छोटा ही ये रखेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली पर ये भरोसा करते होंगे, इनकी वैल्यूज न्यूक्लियर फैमिली पर ही फोकस करती होंगी। और ये जो 60 कपल हैं, अगर ये रिलीजियस कपल हैं, ये मॉडर्निटी वगैरह में उतना भरोसा नहीं करते हैं, तो आप मानिए ये एक बड़ी फैमिली पर भरोसा करते होंगे, मीन्स ज्वाइंट फैमिली पर ये फोकस करते होंगे। ये तो आपको पता लग गया। अगर ये 60 कपल का रिप्रोडक्शन रेट, मान लीजिए ये रिलीजियस है तो इसको R मान लेते हैं, और इन 40 कपल का रिप्रोडक्शन रेट मान लीजिए ये सेक्रेड, अगर सेकुलर हैं तो इसको S मान लेते हैं, तो आप जानेंगे कि या समझेंगे R हमेशा ज़्यादा होगा किससे? S से। ये तो आपको पता है क्योंकि ये रिलीजियस कपल हैं और इनके यहाँ रिप्रोडक्शन से लेके कोई मनाही नहीं है, जबकि सेकुलर कपल
तो न्यूक्लियर फैमिली पर भरोसा करता है। तो अब रिप्रोडक्शन रेट ही ज़्यादा है रिलीजियस कपल्स का, तो आने वाली जो नई पीढ़ी होगी उसमें जो नंबर होगा वो किसका ज़्यादा होगा? रिलीजियस पीपल का। मीन्स सोसाइटी में दिन ब दिन रिलीजियस पीपल ज़्यादा पैदा हो रहे हैं विजा भी सेकुलर पीपल। तो ये कहना चाहते हैं बैनब्रिज। तो अगर सोसाइटी में दिन ब दिन रिलीजियस जनता बढ़ रही है तो कैसे आपको दिख रहा है सेकुलराइजेशन? ये तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म ही है। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ हिंदी में लिख दिया है, पढ़े लिखे दंपत्ति को क्यों ही चाहिए बच्चे। टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू रिलीजियस रिवाइवलिज्म। हमने पॉपुलेशन डायनेमिक्स देख लिया, इस्लाम के बारे में देख लिया, क्रिश्चियंस के बारे में देख लिया, इंडिविजुअल लेवल पर देख लिया, सिविक रिलीजन के बारे में देख लिया। अब हम थोड़ा टेक्नोलॉजी पर भी चलते हैं। आल्दो जब हम इस्लामिक रिवाइवलिज्म के बारे में बात कर रहे थे तो हमने टेक्नोलॉजी पर डिस्कस कर लिया था, फिर भी देखते हैं। एक की टर्म है टेलीवेंजलिस्ट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे रिलीजन भी बढ़ रहा है। तो अब देखिए ये एंटीथेटिकल व्यू है, क्योंकि जो क्लासिकल एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट हैं वो तो ये कह रहे हैं साइंस बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और एज पर देम उस दौरान रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होगा। लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं? उल्टा। इसी बात को हम प्रूव करना चाहते थे। टेलीवेंजलिस्ट दोज हु यूज टेलीविजन मीडियम टू प्रोपेगेट रिलीजन। एग्जाम्पल जाकिर नाइक। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, जाकिर नाइक जैसे रिलीजियस आदमी, रिलीजियस ना कहें उसको तो ज़्यादा ठीक है, उसके हाथ में माइक दे देंगे तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा और लोगों को या तो भड़काएगा या कुछ ना कुछ अपना धर्म का धंधा करेगा। टेक्नोलॉजी हैज मेड इजी एक्सेस टू डिस्टेंस पिलग्रिमेज साइट्स। एक तो टेलीवेंजलिस्ट रिलीजन को प्रोपेगेट कर रहा है, साथ में लोग भी अब दूर की पिलग्रिमेज साइट को विजिट कर रहे हैं और ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जिससे टेक्नोलॉजी की वजह से रिलीजियस रिवाइवलिज्म आपको बड़ा हुआ दिख रहा है। रिलीजियस रिवाइवलिज्म इज अ वाइड रेंजिंग टर्म encompassing any resurgence of religious activity. This can manifest in various ways, including increased attendance at religious institutions, the expansion of religious organization, the emergence of new sects and cults and denominations, a rise in individuals seeking स्पिरिचुअल पीस। सोशल ग्रुप के लेवल पर देखेंगे वहाँ पर भी आपको रिलीजियस रिवाइवलिज्म देखने को मिल जाएगा, और आप माइक्रो लेवल पर भी देखेंगे तब भी आपको रिलीजियस रिवाइवलिज्म देखने को मिलेगा। एंड इवन द ग्रोथ ऑफ फंडामेंटलिज्म इटसेल्फ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप कह सकते हैं रिलीजियस रिवाइवलिज्म इस सोसाइटी में है। सोशलॉजिस्ट ऑब्जर्व्ड अ ग्लोबल ट्रेंड टुवर्ड एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ रिलीजन बिगिनिंग इन द मिड 20th सेंचुरी अराउंड द 1940s। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसको मैंने इन 5 लाइन से समराइज कर दिया है। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं क्या। फिर से वही डाउट जो मैंने आपके माइंड में क्रिएट किया था लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, क्या रिलीजन कहीं चला गया था जो इसका रिवाइवल हुआ? क्योंकि क्लासिकल इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट जो हैं या सोशलॉजिस्ट हैं वो तो यही कह रहे हैं जैसे जैसे साइंस बढ़ेगी रिलीजन कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। तो वास्तव में ऐसा हुआ था क्या? अब देखते हैं। रिलीजन कैन नॉट हैव स्ट्रिक्टली वन डेफिनेशन एज सजेस्टेड बाय डकहाइम, पार्सन्स, मार्क्स एंड टाइलर। अब आप मुझे ये बताइए, इस लाइन का मीनिंग ये है, रिलीजन की कोई एक डेफिनेशन तो थी नहीं। डकहाइम के लिए रिलीजन सोसाइटी वर्शिप है, और एज पर डकहाइम इन प्रिमिटिव सोसाइटी religion is considered as sacred and profane, and it was related with the totemic rituals. While in modern society, Durkheim considered religion as civic religion. While on the other hand, Marx considered true religion in communist society as communism, and in capitalist or feudal or primitive society, Marx considered the religion as false religion. तो मार्क्स कहीं false religion, true religion देख रहे हैं, वो कहीं civic religion देख रहे हैं। तो religion के बारे में ही लोगों को नहीं पता है। तो अब सेकुलराइजेशन का जो आइडिया था, उसमें क्या कहा गया? रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, ये कहा गया ना, रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है सोसाइटी पर या एट सोसाइटल लेवल। अब ये रिलीजन की डेफिनेशन ही नहीं क्लियर है तो आप कैसे कह सकते हैं रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा होगा? तो इस लाइन का मीनिंग ये है, आप जो सेकुलराइजेशन समझे रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा होगा, आप ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि आपको रिलीजन का आइडिया पता ही नहीं था। आपको पता ही नहीं था कि रिलीजन इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है, आपको पता ही नहीं था रिलीजन सिविक रिलीजन भी हो सकता है। आप तो बस रिलीजन वही जाने जो चैंटिंग कर रहा हो, रिचुअल फॉलो कर रहा हो। आपको पता ही नहीं था कि मार्क्स एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में रिलीजन कैसे देख रहे हैं। तो आप जब रिलीजन के इतने डाइवर्स फॉर्म नहीं देख पाएंगे तो आप तो कह ही देंगे रिलीजन अब दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी आंखें वो रिलीजन देखने के लिए थी ही नहीं। ये
व्यू है इस लाइन का, रादर इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स। देखिए ये कह रहे हैं आपने तो सेकुलराइजेशन में एक मीनिंग समझ लिया, लेकिन इसका तो मल्टीपल मीनिंग होते हैं। ये देखिए, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स परसेप्शन। दूसरा, अगर फिनोमेनोलॉजिस्ट के बेसिस पर देखें, उसके व्यू पॉइंट के बेसिस पर देखें, तो हर आदमी के लिए रिलीजन अलग ही है। आप, मेरे लिए रिलीजन चैंटिंग हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, आपके लिए रिलीजन प्रसाद ग्रहण करना हो सकता है, और किसी बैगर के लिए रिलीजन यह है कि उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है जब वो बैग कर लेता है। किसी साइंटिस्ट के लिए रिलीजन उसकी रिसर्च हो सकती है, किसी इंजीनियर के लिए रिलीजन वर्क इज वर्शिप हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए रिलीजन अलग अलग हो सकता है एज पर फिनोमेनोलॉजिस्ट। Therefore, religious revivalism is not an appropriate concept. तो आप रिलीजियस रिवाइवलिज्म भी मत बोलिए, क्योंकि सेकुलराइजेशन में अगर रिलीजन की डेफिनेशन सही नहीं है तो आप ये भी नहीं कह सकते रिलीजन रिवाइव कर रहा है। जैसे आप सेकुलराइजेशन को ट्रू नहीं मान रहे, तो आप ये भी मत ट्रू मानिए कि रिलीजन रिवाइव कर रहा है। क्या पता रिलीजन कहीं गया ही ना हो जो रिवाइव करने की जरूरत पड़े, क्योंकि रिलीजन वैसा ही रहा हो, बस उसने फॉर्म चेंज कर लिया हो, या उसको आप देख ना पा रहे हो। ये यहाँ पर बात बताई गई है, इज नॉट एन अप्रोप्रिएट कंसेप्ट। तो इसलिए रिलीजियस रिवाइवलिज्म बोलना ठीक नहीं होगा। रादर प्रेजेंस ऑफ रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी कैन बी जस्टिफाइड। हाँ, आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन है, और क्या बोल सकते हैं, दैट इज मॉडर्न सोसाइटी इज रिलीजियस सोसाइटी। आप ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी एक रिलीजियस सोसाइटी है। को एग्जिस्टिंग, अब देखिए ये टर्म को एग्जिस्टिंग विद वाइड सेकुलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी। तो आप अगर कंक्लूड करें किसी भी आंसर को, तो आप ऐसे ही कहें कि रिलीजन का जो मीनिंग है वो क्लियर है नहीं, इसलिए रिलीजियस रिवाइवलिज्म एक टर्म सही टर्म नहीं है, या सेकुलराइजेशन भी सही नहीं है, क्योंकि हमें रिलीजन के बारे में ही क्लियर नहीं है कि रिलीजन के फॉर्म क्या हो सकते हैं। तो ये कहना ठीक होगा कि रिलीजन के साथ साथ सेकुलराइजेशन को एग्जिस्ट करता है इन मॉडर्न सोसाइटी, जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी में आपको क्या दिखेगा, रिलीजन भी दिखेगा और सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस भी दिखेगी। रिलीजन इज एडजस्टिंग इटसेल्फ एज पर द नीड ऑफ चेंजिंग सोसाइटी, हेंस इन एवरी सोसाइटी गोल्डन सिग्नेचर ऑफ रिलीजन इज प्रेजेंट। तो ये बात है, चाहे वो प्रिमिटिव सोसाइटी हो चाहे मॉडर्न सोसाइटी हो, रिलीजन हर सोसाइटी में दिखेगा। और रिलीजन अपने आप को ऐसा नहीं स्टेटिक रिलीजन दिखेगा, रिलीजन भी डायनेमिक है, और रिलीजन भी अपने आप को एज पर द चेंजिंग सोसाइटी चेंज कर रहा है। इसीलिए शायद हम लोग रिलीजन के चेंज को मेजर ना कर पा रहे हों, और 2 की टर्म दे रहे हों, रिलीजियस रिवाइवलिज्म और सेकुलराइजेशन। आल्दो रिलीजन और सेकुलर सोसाइटी साथ साथ एग्जिस्ट कर सकती है। अब देखते हैं मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ रिलीजन। मल्टीपल मीनिंग ऑफ रिलीजन का मीनिंग क्या है, कि कैसे अलग अलग स्कॉलर रिलीजन को अलग अलग समझते हैं, या कैसे हर एक इंडिविजुअल रिलीजन को अलग अलग तरीके से समझता है। किसी के लिए प्रोफेशनल एथिक्स एक रिलीजन हो सकता है, किसी के लिए पीस ऑफ माइंड एक रिलीजन हो सकता है, किसी के लिए सोसाइटी वर्शिप पर्टिकुलरली डरखाइम के लिए रिलीजन हो सकता है, किसी के लिए बिलीफ इन सुपर पावरफुल या सुपर पावर कह दीजिए, वो एक रिलीजन हो सकता है, किसी के लिए आर्टिस्टिक डिलाइट एक रिलीजन हो सकता है, जैसे शायद एम.एफ. हुसैन साहब के लिए उनकी पेंटिंग ही रिलीजन हो। किसी के लिए सेल्फ फुलफिलमेंट एक रिलीजन हो सकता है, किसी के लिए स्पिरिचुअल पीस एक रिलीजन हो सकता है, किसी के लिए मीन्स टू फुलफिल यूटिलिटेरियन और सेकुलर गोल्स भी रिलीजन हो सकता है, मीन्स मेटलिस्टिक गोल को अचीव करना भी एक रिलीजन हो सकता है किसी के लिए, जैसा हमने देखा था प्रोटेस्टेंट एथिक में, वर्क इज वर्शिप के केस में। तो और हमने इंडियन सोसाइटी में एक चरवाक दर्शन देखा है, उसमें हम कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो जितना भी जिए सुख से जी लीजिए, ऋण लेके घी पी लीजिए, तो ऐसा जीवन जीजिए। तो ये जो बात है यहाँ समझ में आती है। तो आज आप बढ़िया सुख से जिए, और कल हम पढ़ेंगे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जिसमें हम जानेंगे क्यों उसको कहा जाता है फंडामेंटलिज्म, और क्यों एक रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट है जो कि 1915 में इमर्ज होता है। एक बुक है द फंडामेंटल्स, इसकी वजह से ये इमर्ज होता है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और आने वाले 2 या 3 लेक्चर जो होंगे उनका फ्लो ये रहेगा। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को कवर करने के बाद मैं आपको इंडियन सोसाइटी या पेपर 2 को स्टार्ट कराऊंगा, उसमें भी यही टॉपिक आप फिर से रिविजिट करेंगे। जैसे मैं आपको इंडियन सोसाइटी में फंडामेंटलिज्म के बारे में बताऊंगा, दूसरा मैं इंडियन सोसाइटी में आपको कम्युनलिज्म के बारे में बताऊंगा, मीन्स पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में रिलीजन का क्या रोल है, कम्युनलिज्म के बारे में बताऊंगा, और तीसरा रिलीजियस रिवाइवलिज्म को एज ए चैलेंज, ये भी मैं बताऊंगा।
उसके बाद ये जब इंडियन सोसाइटी को पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टॉपिक साइंस एंड रिलीजन। तो अभी तक हम साइंस और रिलीजन में एक ही व्यू देख पाते हैं, इनमें एंटीथेटिकल रिलेशन है, लेकिन वास्तव में मैं 4 रिलेशन इनके बीच बताऊंगा, वो व्यू देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, मैं उसमें आपको बताऊंगा मोनिज्म के बारे में। मोनिज्म को मैं ईस्ट और वेस्ट सोसाइटी के बारे में अलग अलग बताऊंगा। जब मैं वेस्टर्न सोसाइटी पढ़ा रहा हूँ तो फिर आपको मोनोथिज्म के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मैं मोनिज्म बताऊंगा तो आपको फिर डुअलिज्म भी पढ़ाऊंगा। व्हाट इज डुअलिज्म? फिर जब मोनिज्म और डुअलिज्म पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद आपको सेक्ट, कल्ट और डेनोमिनेशन, सेक्ट, कल्ट और डेनोमिनेशन, इन तीनों में क्या कोरिलेशन है, क्या डिफरेंस है, इसको पढ़ा के इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। तो आने वाले 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 8। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। थैंक यू।